हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज नेगेटिव एनर्जी। यानी आपकी जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव किस कंडीशन में होती है, नेगेटिव एनर्जी क्यों बोलते हैं उसे। एक्चुअली में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा इनफिनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस से, यानी इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है कि जहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, ना ही कोई रिपल्सन फोर्स काम कर रहा होता है। तो आप कह सकते हो कि इनफिनाइट डिस्टेंस जहाँ पर आपका न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स क्या है हमारा, आप बोलेंगे वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, देयर इज़ नो अट्रैक्शन फोर्स। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो इनफिनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, आप बोलेंगे वो रेस्ट पोजिशन पर है और उसकी एनर्जी वहाँ पर क्या है जी, हमारी ज़ीरो। उसके एनर्जी को क्या लेके चलते हैं भाई हम वहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डेट इज़ ज़ीरो। अब अगर आपका वो इलेक्ट्रॉन अगर हम उसे न्यूक्लियस की तरफ लेकर आते हैं, अगर आप न्यूक्लियस की तरफ लेकर आते हो तो उस कंडीशन में आपको पता है कि न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है, तब जा करके वो आपका लोअर लेवल टू हायर लेवल जाता है। लेकिन अगर आप हायर से लोअर की तरफ आ रहे हो आप, ठीक है जी, आपका हायर से लोअर की तरफ आ रहे हो यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अगर आप आ रहे हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी क्या है, वैसे ही ऑलरेडी उसकी इक्वल टू जीरो है। अब जब उसके पास एनर्जी जीरो है, एनर्जी है ही नहीं, तो उस कंडीशन में अगर वो न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है और अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है तो इट मीन्स वो एनर्जी कैसी होगी, बोलेंगे नेगेटिव होगी। अंडरस्टूड है वो तो, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको। लैंग्वेज देखो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा इन्फिनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, कहाँ से, फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स ऑन इट, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। तो इट्स एनर्जी क्या है वहाँ पर, बोलेंगे टेकन एज जीरो। एनर्जी क्या बोलेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की क्या है हमारी वहाँ पर, जीरो है, जब वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। देखो व्हेन इट कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की तरफ उसे ला रहे हो, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के क्लोज ला रहे हो आप, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो आप देखिए जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो अट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा, बोलेंगे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी ऑलरेडी जीरो थी, रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब वो एनर्जी कैसी होगी आपकी, नेगेटिव होगी। जैसा कि मैंने आपको एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में। नेगेटिव में देखो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर से क्या मतलब है, जेड का क्या मतलब है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एच एटम की, मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ मैं फॉर एच एटम को लेकर के बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी मैंने केस आपको समझाया हुआ हाइड्रोजन एटम को लेकर के बात करिए। तो आप देखिए जेड स्क्वायर, जेड की जगह हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब एन, एन का मतलब जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट के ऊपर आप बात कर रहे हो, आप जिस ऑर्बिट के लिए आप एनर्जी को निकालने की बात कर रहे हो, nth ऑर्बिट, 1 ले रहे हो वैल्यू, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, जो भी आप पर्टिकुलर ऑर्बिट लेके चल रहे हो आप, जिसकी एनर्जी आपने निकालनी है। आप जैसे देखो E1 है, यानी मेरा कहने का मतलब है कोई एटम है, उसमें आपका ये न्यूक्लियस हो गई। अब ये हमारा n इक्वल टू 1 है और ये क्या हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, n इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो मैंने 3 केसेस ले रखे हैं, इसलिए मैंने 3 आपको पर्टिकुलर ऑर्बिट्स दिखा दिए मैंने आपको यहाँ पर, जिसके लिए आपने एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ होगा तो क्या एनर्जी होगी, यहाँ आएगा तो क्या एनर्जी होगी, और यहाँ आएगा तो क्या एनर्जी होगी। तब आप देखो फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट में एनर्जी क्या होगी, तो अब आप देखो जेड की वैल्यू 1 रख दी, 1 का स्क्वायर, एन की जगह पे आप 1 पुटअप करेंगे आप, क्योंकि फर्स्ट सेल को लेकर के बात कर रहे हो आप, एन इक्वल टू 1 को लेकर के बात कर रहे हो आप। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, नेगेटिव में देखो 13.6। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो नेगेटिव वैल्यू क्या है हमारी, बोल रहे हैं भाई 13.6 नेगेटिव में। अब आप एज इट इज एन की जगह 2 पुटअप करके देख लो आप, 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, 4 से डिवाइड किया 13.6 को, तो वैल्यू बन रही है नेगेटिव में 3.4। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप थर्ड के लिए निकालना चाहते हो, n इक्वल टू 3 के लिए निकालना चाहते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी क्या एनर्जी होगी, तो आप देख रहे हो आप n की जगह पे 3 पुटअप कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड कर दिया 13.6 को, तो वैल्यू आ रही है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख लीजिए यहाँ जो एनर्जी है आपकी इलेक्ट्रॉन की, वो देखो लेस नेगेटिव है, यानी कम एनर्जी रिलीज हुई है इसका मतलब।
और नज़दीक ला रहे हो आप न्यूक्लियस के, सेकंड सेल में आ रहे हो आप, तो आपको देखो एनर्जी और ज़्यादा नेगेटिव हो गई, -1.51 से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब और ज़्यादा क्लोजर आ रहे हो आप, फर्स्ट में जा रहे हो आप, तो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी और ज़्यादा मोर नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव में 13.6। तो आपको पता चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि जब वो न्यूक्लियस की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन आता है तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है। इनफिनाइट डिस्टेंस पर होता है तो वहाँ पे एनर्जी जीरो होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है जी। तो नोट डाउन कर लेंगे। अब आप देखिए, अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके बताना है कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर से मतलब है आपका कि यहाँ पर उसका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम की बात करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम आपका वेव नेचर भी शो करती है और उसका अपना पार्टिकल नेचर भी वहाँ पे शो होता है। तो एक्चुअली में फर्स्ट हम वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं वेव कैरेक्टर की। तो इसमें एक्चुअली में डेविसन है जर्मर की बात करते हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के लिए अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया एक्चुअली में कि एक निकल का क्रिस्टल लिया, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक कराया। इवन इलेक्ट्रॉन बीम की बात करते हैं डेट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल। अगर निकल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन बीम आपकी फॉल्स हो रही है या उसके अगेंस्ट स्ट्राइक हो रही है सरफेस के ऊपर, तो सरफेस से क्या हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्टेड रेज निकल रही हैं, हमारी रिफ्लेक्टेड बीम्स निकल रही हैं। और उन बीम्स को क्या किया, उसने फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव किया। बात को समझिए आप, बाद में मैं डायग्राम भी बना के बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल आप इसकी थ्योरी को समझिए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आपकी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारी, उसे हम स्ट्राइक करा रहे हैं किस पर जी, निकल क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर। सरफेस पे आपकी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, निकल का जो क्रिस्टल है हमारा, वहाँ का उसका जो सरफेस है, वहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज आपकी इमिट हो रही हैं। उन रिफ्लेक्टेड रेज को क्या कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। कहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। और वहाँ पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारे को देखने को मिल रहा है, वो सिमिलर पैटर्न हमारा मिल रहा है जैसा कि एक्स रेज को यूज़ करते हुए एक्सपेरिमेंट को अगर हम परफॉर्म कराते हैं और वहाँ पे मिलता है जो, ठीक है जी। और वो पैटर्न बेसिकली है कैसा, हमारा सर्कुलर रिंग्स मिल रही है हमारे को। देखो आपको बोल रहे हैं नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, तो वहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हैं, सर्कुलर रिंग्स मिल रही हैं। और ऐसी ही सर्कुलर रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो है हमारी, एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती हैं, एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती हैं। और एक्स रेज का ऑलरेडी कन्फर्म्ड है उसका जो नेचर है कि वो उसका वेव नेचर होता है। और सिमिलर डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है एक्स रेज का और इलेक्ट्रॉन बीम का। तो हम कह सकते हैं अगर आपका एक्स रेज का वेव नेचर है तो इसका मतलब जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका भी नेचर कैसा होगा, हमारा वेव नेचर होगा, ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। आप एक बार ये देखो, लैंग्वेज को भी मैं रीड करके बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। अकॉर्डिंग टू, देखिए डेविसन और जर्मर की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम व्हेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बीम है वो निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करा रहे हैं हम, एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर रिसीव, और जो निकल क्रिस्टल के सरफेस से जो रेज निकल रही हैं, जो आपके जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उनको हम रिसीव कर रहे हैं कहाँ पर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो ऑब्टेन्ड हो रहा है वो बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है जैसा कि एक्स रेज से मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। अभी मैं डायग्राम बना के बताऊंगा आपको, फिलहाल अभी आप थ्योरी को समझिए। एज इट इज़ ऑलरेडी कन्फर्म्ड, जैसा कि हमें ऑलरेडी कन्फर्म्ड है कि भाई एक्स रेज का अपना वेव कैरेक्टर होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इस बात को कि अगर एक्स रेज का वेव कैरेक्टर है और उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न जैसा होता है वैसा ही हमारे को इलेक्ट्रॉन बीम दे रही है, तो इलेक्ट्रॉन बीम का भी कैरेक्टर कैसा होगा बोलेंगे तो वेव नेचर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, आप ये डायग्राम देख सकते हैं आप, जहाँ पर हम वेव नेचर को लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए आपका इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, ये निकल क्रिस्टल हो गया, इसके सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद में क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है हमारे को, ठीक है जी। रिफ्लेक्टेड बीम मिल रही है हमारे को, रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है जिसे हम फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव कर रहे हैं। तो वहाँ पर इसको फ्रंट से देखेंगे तो आप इस तरीके से आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न देख लीजिए, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिल रही है हमारे को, और इनकी जो इंटेंसिटी है रिंग्स की वो अल्टरनेट है हमारी, अल्टरनेटिवली, ठीक है जी। यानी कहने का मतलब है अल्टरनेटिवली हमारे पास में क्या हो रहा है भाई, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिल गई हमारे को,
किसके अंदर, डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर। सारी बातें जैसे मैंने थ्योरेटिकल में बताया आपको कि भाई ऐसा ही पैटर्न हमारा एक्सरेज भी के थ्रू भी मिल रहा है हमारे को। तो अगर एक्सरेज का ऐसा पैटर्न मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन बीम का भी ऐसा ही सेम पैटर्न मिल रहा है, तो एक्सरेज का ऑलरेडी वेव नेचर कन्फर्म्ड है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम का नेचर भी कैसा होगा, वेव होगा। तो डायग्राम को भी आप ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आपसे वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल कैरेक्टर को लेकर के, क्योंकि हम ड्यूल नेचर की बात कर रहे हैं ना आपसे इलेक्ट्रॉन की। अब आपका बचता है हमारा पार्टिकल कैरेक्टर या पार्टिकल नेचर। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, देखो एक ZNS की स्क्रीन लेते हैं हम और इलेक्ट्रॉन बीम को उसके ऊपर स्ट्राइक करा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बीम वहाँ पर स्ट्राइक करती है तो वहाँ पे स्कैंटिलेशन प्रोड्यूस होता है हमारा, या सिंपली बोले तो एक स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा है। और स्पॉट की खास बात क्या है कि वो स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है। तो नॉन स्प्रेडिंग बिहेवियर, या आप कह सकते हो लोकलाइज कैरेक्टर भी बोलते हो आप। यहाँ पे ये स्कैंटिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, लोकलाइज कर सकते हैं, या उसे आप भाई दिख रहा है हमारे को कि भाई वो हमारा जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है जी, तो वो स्पॉट हमारे को लोकलाइज्ड है। और लोकलाइज बिहेवियर जो होता है ओनली पार्टिकल्स के केस में पाया जाता है, या आप कह सकते हो नॉन स्प्रेडिंग बिहेवियर जो होता है वो केवल पार्टिकल के अंदर पाया जाता है। जो वेव्स जो होती हैं वो तो क्या हो जाती हैं, हमारी स्प्रेड आउट हो जाती हैं। तो अब आप यहाँ पे यही बता रहे हैं आपको कि जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करा रहे हैं ZNS स्क्रीन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन बीम देखो जा रही है ZNS स्क्रीन के ऊपर जा रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एक स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा है, स्पॉट ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस। ये देखिए आप, उसको हम क्या बोलते हैं अपने साइंस की लैंग्वेज में कि भाई क्या है हमारा, स्कैंटिलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, स्कैंटिलेशन प्रोड्यूस हो गया हमारा, स्पॉट प्रोड्यूस हो गया। डैट कैन बी लोकलाइज, जिसे वहाँ पे लोकलाइज किया जा सकता है, और वहाँ पर वो स्प्रेड आउट भी नहीं हो रहा है, वहाँ पे वो स्प्रेड आउट भी नहीं हो रहा है, स्प्रेडिंग नहीं हो रही है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे हमें स्प्रेडिंग देखने को नहीं मिल रही है। और ये जो लोकलाइज कैरेक्टर है आपका, जो लोकलाइज बिहेवियर है जो यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है, वो केवल पार्टिकल्स के अंदर पाया जाता है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम का जो अपना नेचर है वो कौन सा नेचर है, हमारा पार्टिकल नेचर है। तो पार्टिकल नेचर के लिए हम और भी बातें बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। उस कॉन्सेप्ट की भी अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपका पार्टिकल नेचर की या पार्टिकल कैरेक्टर की वेरिफिकेशन हो जाती है। तो आई थिंक सो बातें समझ में आ गई होगी आपको कि भाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इट हैज़ ड्यूल कैरेक्टर, यानी इट हैज़ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर के लिए चाहे अब आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले फिनोमिना को एक्सप्लेन कर लो, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर लो, चाहे आप सिंपल जैसे मैंने बताया ZNS स्क्रीन की बात कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करा करके स्कैंटिलेशन प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हो, और उसके लोकलाइज बिहेवियर की वजह से हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम का जो कैरेक्टर है वो कैसा है हमारा, भी पार्टिकल नेचर है हमारा। ठीक है जी, तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कर लेंगे आप।